क्योंकि चाइना की जो टोटल मार्केट थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे नहीं जिंदा थे, वो एक्सपोर्ट मार्केट पे जिंदा थे। तो आज की डेट में जिन लोगों के पास वहां पे नौकरियां थी इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो किसी भी वजह से छुट्टी लेके घर जा रहे हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, महीने भर के लिए, जितने टाइम के लिए, वहां की फैक्ट्री के जो मैनेजमेंट है उन लोगों को वापस जॉब पे बुला ही नहीं रही है। चाइना 100% सफेद झूठ बोलता है, राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। ठीक है ना। चाइना की इकोनॉमी का साइज आज की डेट में 19 ट्रिलियन नहीं है, मेरे आंकलन से ये 10-12 ट्रिलियन से ऊपर नहीं होना चाहिए, शायद उससे भी कम होगा। तो जो कलेक्टिव जो एफर्ट लगाई है, कलेक्टिव जो इम्पैक्ट आया है चाइना पे, चाहे वो यूएसए की तरफ से आया हो, इंडिया की तरफ से आया हो, या यूरोप की तरफ से भी आया हो, या और भी कंट्रीज ने मिला के दिया हो, उसने चाइनीज इकोनॉमी की जो नींव है वो हिला के रख दी है। मगर वो नहीं कर पा रहा, आज की डेट में वो अपनी इकोनॉमी का सपोर्ट नहीं कर पा रहा, ना ही लोगों को प्रॉपर टाइम से तनख्वाह दे पा रहा है। उनके बैंकिंग सिस्टम्स क्यों फेल हो रहे हैं अगर उनके पास इतना ही रिजर्व है? उनके रियल एस्टेट क्यों फेल हो रहा है अगर इतना ही बड़ा रिजर्व उनके पास पड़ा है? उनकी इंडस्ट्रीज क्यों फेल हो रही है, इतना बड़ा रिजर्व पड़ा है? वो पैसा डाले ना इकोनॉमी के अंदर, लोगों की जेब में पैसा डाले ना ताकि वो खर्चा करे। नमस्कार। अभी एक खबर आई हाल में, उस खबर के हिसाब से इंडिया ने चाइना को ओवरटेक किया है वर्ल्ड के बिगेस्ट इन्वेस्टेबल स्टॉक बेंचमार्क्स में। ये स्टॉक बेंचमार्क क्या होते हैं और इन्वेस्टेबल बेंचमार्क्स क्या होते हैं और इंडिया के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीणा जी, जो कि खुद एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट पर राय देते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में करवा चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये जो खबर आई कि इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क्स में इंडिया ने चाइना को पीछा कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क्स होते क्या हैं और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? नमस्ते रोहित जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आज आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म के जरिए आपके दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ रोहित जी कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इंडेक्स होता क्या है। पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड कंट्री इंडेक्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया का आकलन करता है कि किस दुनिया में कौन से स्टॉक्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उससे क्या मार्केट को फायदा हो रहा है या नुकसान का हो रहा है, और ये जो स्टॉक्स हैं किस कंट्री में ज्यादा हैं जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और किस कंट्री में कम है जो कि बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो पिछले 20 साल में हमने देखा गया कि लगातार चाइना की मार्केट हमेशा अप रहती थी और वहां के स्टॉक्स दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टॉक्स में से माने आते थे। हाँ, ये बात भी जाहिर है कि यूएसए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जाहिर है उनके स्टॉक बाकी स्टॉक्स के मुकाबले ज्यादा ही अच्छा काम करते थे। बट चाइना के स्टॉक भी लगातार 20 साल तक वो दुनिया में अपना एक दबदबा इन्होंने बना के रखा। बट अभी पिछले कुछ सालों से इंडिया की जब से 2014 से ग्रोथ स्टोरी चेंज हुई है, नई सरकार आई, पिछले 10 साल से लगातार एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री के अंदर मिली है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जैसे हिंदुस्तान अग्रसर हुआ है, उसने अपनी इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान दिया, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों से इंडिया के अंदर आई है। और जैसे कोविड पीरियड के बाद चाइना की मार्केट धीरे धीरे डाउन होती चली गई है, जबकि चाइना इस चीज को मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी मार्केट डाउन हो रही है। बट असली बात यह थी कि चाइना की मार्केट अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूट रही थी, खोखली होती चली जा रही थी और इन्वेस्टमेंट्स वहां बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो वहां से निकल के इंडिया के अंदर आई है। अब जो जो ये MSCI है, जो ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स की सबसे बड़ी संस्था है, यूएसए में है, उसने अभी एक नई रिपोर्ट अपनी बाहर निकाली है जिसमें उन्होंने ये उजागर करा है कि आज की डेट में इंडिया ने चाइना को इस इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया है। दैट मीन्स आज की डेट में इंडिया की जो मार्केट है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। और इंडिया ने चाइनीज स्टॉक मार्केट को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। इंडिया के अंदर कुछ इस टाइप के इन्वेस्टमेंट होने वाले स्टॉक्स पड़े हैं जिसमें दुनिया का पैसा आ रहा है। दैट मीन्स इंडिया के अंदर आज बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें लोग अपना भरोसा जता रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा इंडिया की जो लगातार जो ग्रोथ है, जो इंडिया की जो 8 से
6.6, 7.5, 8% की जो हर साल की जो ग्रोथ आती है, तो उसके उसके उस साथ में प्लस इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज आई हैं, प्लस जो इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इंडिया के अंदर जो ईज ऑफ लिविंग बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, उसकी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। और वर्ल्ड मार्केट में इंडिया ने बहुत बड़ी जगह बना ली आज की डेट में, जिस और आज की डेट में चाइना उसके मुकाबले में पिछड़ता जा रहा है इंडिया से। राइट, चाइना पिछड़ता जा रहा है, मतलब चाइना में वैसे भी चाइना की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है, नो डाउट अबाउट इट। चाइना पिछड़ रहा है, कब तक ऐसा हो जाएगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए और चाइना में कम आए? रोहित जी, मेरा मानना ऐसा है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अब इन्वेस्टमेंट तो दबा के आने वाले साल के अंदर से देखेंगे कि इतनी पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट जो अब तक रुकी हुई थी, जो इंडिया के अंदर नहीं आ रही थी, शायद इस बार की इलेक्शन होने के बाद भी वो शायद वही कंटिन्यूटी देखना चाहते थे कि जो पहले 10 साल ने मोदी गवर्नमेंट ने दिखाई है। पर शायद उनको एक ऐसा पिक्चर वर्ल्ड मार्केट में पेश करी गई यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी से या लिब्रांडो से, या कि वर्ल्ड की जो कवाल है उसने ऐसी पिक्चर पेश करी कि शायद इंडिया की गवर्नमेंट पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रही, थोड़ी सी कम सीटें आई हैं, तो इसलिए शायद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। मगर पहले 100 दिन के काम के जरिए इस गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया है कि वो अभी भी पहले की तरह ही स्ट्रांग है और पहले की तरह ही कड़क फैसले लेने में तैयार है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कहीं पे भी अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाह रही है। तो उस चीज का बहुत फर्क पड़ा है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे कंटिन्यू करती रहेगी रोहित जी। हाँ, चाइना में अब जो हिसाब किताब बिगड़ा है वो इस हद तक बिगड़ गया कि चाइना अगर आज के डेट में सुधारना भी चाहे तो उसका एक बहुत लंबा समय लगेगा सुधारने में। वो एक या दो दिन में नहीं सुधर सकती उनकी मार्केट, उनको बहुत समय लगेगा इस चीज को ठीक करने में। और अगर इंडिया आगे बढ़ता चला गया तो चाइना का वापस उठना तो एक समझो कि ना के बराबर ही रह जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का राइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चाइना के फॉल से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। देखिए, किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। तो चाइना अगर नीचे गिरा तो इंडिया का तो उठना जाहिर है ऊपर जाएगा ही जाएगा। और पूरी दुनिया का जो चाइना से कोविड के पीरियड के बाद से जो भरोसा उठा है और वहां से जो इन्वेस्टमेंट उस कंट्री से बाहर निकलनी शुरू हो गई है, तो सबसे पहले तो चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट का बबल था वो फट गया। फिर उनके उनके जो बैंकिंग का बबल था वो फट गया। फिर पिछले दिनों हमें इतना भी सुनाई दिया कि वहां पे जो लगभग लगभग कितने हजारों की तादाद में 20,000 25,000 स्कूल जो थे वो बंद हो गए, किंडरगार्टन लेवल के या प्राइमरी लेवल के। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट उन टीचर्स का मतलब सैलरी तक नहीं दे पा रही थी। उन्होंने अपने माँ बाप को बोला, पेरेंट्स को बोला कि आप बच्चों को अपने घर पे ही पढ़ाइए, खुद ही पढ़ाइए, हम इनको अब स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री जैसे जैसे वो चाइना से बाहर जाती रही जाती चली गई है पिछले 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर रोहित जी, अभी हालत हो गई है कि वहां पे जो कंटेनर्स पड़े हैं डिपो के ऊपर वो खाली है। उनको उतने पहले के मुकाबले एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। और क्योंकि चाइना की जो टोटल मार्केट थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे नहीं जिंदा थे, वो एक्सपोर्ट मार्केट पे जिंदा थे। तो आज की डेट में जिन लोगों के पास वहां पे नौकरियां थी इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो किसी भी वजह से छुट्टी लेके घर जा रहे हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, महीने भर के लिए, जितने टाइम के लिए, वहां की फैक्ट्री के जो मैनेजमेंट है उन लोगों को वापस जॉब पे बुला ही नहीं रही है। तो लगभग जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 25 से 30% तक बढ़ गई है। दिस इज द हाईएस्ट एवर इन द चाइनीज इकोनॉमी। ये चाइना के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो उनके प्रेस है, वो इसके बारे में कभी भी खुल के आंकड़े नहीं देता। मगर दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस के लोग हैं या जो जो विशेषज्ञ हैं वो इस चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, और उसके बेस पे वो दुनिया के अंदर ये सब जानकारी देते हैं। तो उसके जरिए हमें पूरी जानकारी अंदर की मिल जाती है कि जो जो हमारे खुद के वहां पे लोग चाइना का सेटलर, उनके जरिए भी हमें जानकारी मिल जाती है कि वहां पे हालात आज की डेट में कितनी खराब हो रही है, बद से बदतर दिन पे दिन होती जा रही है और चाइना की इकोनॉमी अब नीचे गिरती जा रही है। अगर ये फ्री फॉल को नहीं रोका गया तो चाइना का भगवान ही मालिक है रोहित जी, इसको कोई बचा नहीं सकता। अच्छा, ये इस पर जो अमेरिका ने टैरिफ्स डाले हैं और पूरी वर्ल्ड ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो सैंक्शंस लगाए हैं, उसका एक बड़ा रोल क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट पिछली बारी जब आई थी तो उन्होंने सबसे पहले एक ही काम करा था कि उन्होंने चाइना से बैठ के बातचीत करने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा कि जो हमारा जो ट्रेड का जो इम्बैलेंस है, दैट मीन्स आपकी कंट्री से, चाइना से, यूएसए में बहुत सारा सामान आता है
मगर उसके मुकाबले यूएस का बना हुआ सामान आपकी कंट्री में नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड का बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। या तो बैलेंस ठीक कीजिए, हमें भी अपनी मार्केट्स खोल दीजिए, हमारे भी गुड्स पे टैरिफ्स आप खत्म कीजिए, ताकि हमारे गुड्स भी आपकी मार्केट में एंटर कर सके। बट चाइना ने शायद उस वक्त ये सोचा कि भैया हम तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम यूएसए को आंखें दिखा सकते हैं। और मगर उन्होंने उस चीज को, डोनाल्ड ट्रंप को गलत आंकलन कर रहा, उनकी ताकत का गलत आंकलन कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी एक ना सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने दुनिया भर के सैंक्शंस तो नहीं लगाए, बट टैरिफ्स लगा दिए, उस पर टैक्सेस लगा दिए, उनके गुड्स को अपनी कंट्री में आने से उन्होंने बहुत सारी रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से जो यूएसए जो सबसे बड़ा कंज्यूमर था चाइनीज गुड्स का, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं रुकावट होनी शुरू हो गई। और चाइना की इकोनॉमी को सबसे बड़ा झटका जो होता है वो यूएस की तरफ से मिला। उसका दूसरा झटका जो हुआ है वो बेसिकली कोविड पीरियड के टाइम में इनको मिला, जब पूरी दुनिया को समझ आ गई कि कोविड जो है शायद इन्हीं की बदमाशी थी, इन्हीं का खेल खेला हुआ था। जब दुनिया में ये चीज उजागर हुई कि दुनिया में लाखों की तादाद में जो लोगों की जो मौत हुई है, वो शायद इसके पीछे चाइनीज वायरस का ही हाथ है, तो उन दुनिया ने अपना हाथ वहां से धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। तो जो कोलेक्टिव जो एफर्ट लगाई है, कोलेक्टिव जो इम्पैक्ट आया है चाइना पे, चाहे वो यूएसए की तरफ से आया हो, इंडिया की तरफ से आया हो, या यूरोप की तरफ से भी आया हो, या और भी कंट्रीज ने मिला के दिया हो, उसने चाइनीज इकोनॉमी की जो नींव है वो हिला के रख दी है रोहित जी। चाइनीज इकोनॉमी की नींव हिला के रख दी है। अच्छा, चाइनीज इकोनॉमी की नींव हिली तो है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर्स में और इंडिया एज एन एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड? क्या इंडिया चाइना की जगह लेगा? रोहित जी देखिए, इंडिया को चाइना की जगह पूरी तरह लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, चाइना बहुत सारा सामान सब स्टैंडर्ड लेवल का ऐसा बना रहा था कि जिसमें दुनिया परेशान थी। वो इंडिया के अंदर भी वो बहुत सारा सब स्टैंडर्ड माल आ रहा था। सपोज कीजिए, अगर मैं एक इंपोर्टर हूं, मैंने एक कंटेनर बुक करा और मेरे लोग वहां जाके सारा स्टडी करके आए, देख के आए, उन्होंने अपने सामने पैकिंग करवाई, क्वालिटी चेक करा, वो सामान जब यहाँ पे आता था वो मार्केट में ठीक ठाक क्वालिटी का आता था, क्योंकि मेरे अपने खुद के लोग इन्वॉल्व होते थे उनकी क्वालिटी चेक में, पैकिंग के अंदर। मगर वही जब सेकंड टाइम में जब ऑर्डर प्लेस करता था भरोसे पे कि आपके पास तो मेरे साइज स्पेसिफिकेशन तो रखे हुए हैं, आप ये माल बना के कंटेनर और भेज दीजिए, वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जो कंटेनर भरोसे पे आता था उसकी क्वालिटी बिल्कुल सबस्टैंडर्ड होती थी, उसमें पहले जैसी क्वालिटी नहीं रहती थी। तो चाइनीज लोगों ने अपना भरोसा जो है दुनिया के सामने खुद ही तोड़ा है, लोगों को चीट करके, लोगों को सबस्टैंडर्ड मटेरियल देके। सस्ता सामान देने से ही मार्केट नहीं डेवलप होती है। सामान की कुछ ना कुछ तो लाइफ होती है ना, जो कि चाइनीज मटेरियल के अंदर नहीं है। तो दुनिया ने ये चीज बहुत जल्दी समझ ली, थोड़ा टाइम लो लगा बट समझ ली। और आज की डेट में चाइनीज मटेरियल की जो मांग है पहले के मुकाबले कई गुना कम हो चुकी है पूरी दुनिया में, और लोग ऐसे सामान लेना चाह रहे हैं उसकी जिसकी थोड़ी सी तो लाइफ हो, थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी तो, चाहे उसके लिए थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा क्यों ना देना पड़े। इसलिए दुनिया इंडिया की तरफ आ रही है कि इंडिया में बना हुआ सामान जो है उसकी लाइफ ज्यादा है, चाइनीज सामान के मुकाबले क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, और इंडिया टाइमली डिलीवर भी कर देता है, कमिटमेंट पे भी पीछे रखता है। और एक भरोसा है कि अगर इंडिया, हम विश्वास पे इंडिया से अगर कोई भी सामान मंगवाएंगे तो इंडिया उसके अंदर हमारे साथ गड़बड़ी नहीं करेगा जैसे चाइना करता है। राइट। एक क्वेश्चन और, क्या चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर की है या चाइना झूठ बोलता है? चाइना 100% सफेद झूठ बोलता है, राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। ठीक है ना। चाइना की इकोनॉमी का साइज आज की डेट में 19 ट्रिलियन नहीं है, मेरे आंकलन से ये 10-12 ट्रिलियन से ऊपर नहीं होना चाहिए, शायद उससे भी कम होगा। वजह क्या है? देखिए रोहित जी, बहुत सिंपल चीज है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इंडिया छूने की कोशिश कर रहा है, अभी 3 से 4 ट्रिलियन के बीच में कहीं इंडिया की इकोनॉमी चल रही है। जिस दिन इंडिया 5 ट्रिलियन छू लेगा तो इंडिया वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है। चाइना अपना को बताता है कि वो लगभग 17, 18, 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और यूएसए सबसे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी 26 ट्रिलियन की है। अगर चाइना की 18 या 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से मात खा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके पास तो कितना सारा रिजर्व्स होने चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को वापस सपोर्ट करने के लिए।
मगर वो नहीं कर पा रहा। आज की डेट में वो अपने अपनी इकोनॉमी का सपोर्ट नहीं कर पा रहा, ना ही लोगों को प्रॉपर टाइम से तनख्वाह दे पा रहा है। उनके बैंकिंग सिस्टम्स क्यों फेल हो रहे हैं अगर उनके पास इतना ही रिजर्व है? उनके रियल एस्टेट क्यों फेल हो रहा है अगर इतना ही बड़ा रिजर्व उनके पास पड़ा है? उनकी इंडस्ट्रीज क्यों फेल हो रही है, इतना बड़ा रिजर्व पड़ा है? वो पैसा डाले ना इकोनॉमी के अंदर, लोगों की जेब में पैसा डाले ना ताकि वो खर्चा करे। वो भी तो सोशल स्पेंडिंग कर सकते हैं दुनिया भर की, जिसकी लोगों की जेब में पैसा जा सकता है, वो भी पैसा मार्केट में आए, वो पैसा खर्चा जाए, डोमेस्टिक डिमांड को स्टिमुलेट कर सकते हैं ना, मगर वो नहीं कर रहा है ऐसा। तो पैसा किस चीज के लिए बचा के रख रहा है? मेरा मानना है कि उनके पास उतने रिजर्व्स है ही नहीं, ना ही उनके अंदर पहले की जैसी ताकत रह गई है कि वो अपनी इकोनॉमी को वापस सपोर्ट कर सके। तो इंडिया से उनकी जो इकोनॉमी डबल साइज की हो सकती है, ना कि 10 टाइम्स बड़ी हो सकती है। ना कि टेंडेंस बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। ये झूठ जो है चाइना के कई बार पकड़े जा चुके हैं, और चाइना ये जो इकोनॉमी लेके चल रहा है इसका कोलैप्स हम जल्दी ही देख सकते हैं। हालांकि चाइना उस लेवल पर कोलैप्स नहीं करेगा, और चाइना की जो लोग तारीफ करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी से लेके 5, 6, 7 शहरों को डेवलप किया, जबकि इंडिया को एक एक गांव, एक एक डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना होता है, रोड्स बनानी पड़ती हैं। चाइना ने ऐसा कोई डेवलपमेंट किया हो हर गांव में? तो चाइना दिखा दे, ओपन अप कर दे इकोनॉमी को, ओपन अप कर दे, जर्नलिस्ट जाए जाकर के चाइना के गांव से रिपोर्टिंग करके आए कि हाँ यहाँ भी डेवलपमेंट है। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि चाइना, अगर अगर दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इन्हीं को डेवलप करना है तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत है, हर शहर में 5 मैगलेव होंगे। लेकिन चाइना ने मैगलेव भी ऐसे ही बनाई और बुलेट ट्रेन भी ऐसे ही बनाई। थैंक्स अ लॉट संजीव मीठा जी, बहुत अच्छा डिस्कशन था। हम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते।